इधर फलासिया गांव में भृगु ने शंभू काका के घर को अपना बना लिया था। भृगु को अपने बचपन के बारे में कुछ खास याद तो नहीं था, साथ ही उस बचपन की कुछ धुंधली यादें उसके सीने का दर्द बन रही थी। पिछली 2 रात से भृगु ठीक से सो भी नहीं पाया था, लेकिन शंभू काका और कीर्ति ने जिस तरह का घरेलू वातावरण उसके लिए तैयार किया था, उस वातावरण में भृगु को खूब सुकून मिलता था, जैसे बरसों का प्यासा पानी के स्रोत तक पहुंच के महसूस करता है। आज दोपहर के भोजन की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। रसोई घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। शंभू काका और कीर्ति ने बड़ी मेहनत से वहां का स्थानीय खाना दाल बाटी चूरमा तैयार किया था। भृगु को भी जब से शहर के मसाले वाले खाने का स्वाद आ गया था, वो तब से अपने जीभ को हर तरह के खाने से मिलवा रहा था। लेकिन आज जो खुशबू खाने से आ रही थी, वो बाजार में उसे कभी नहीं मिली थी। ये बेहद अलग किस्म की खुशबू थी। भृगु ने कहा, दिखने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। कीर्ति ने कहा, आप खा कर देखिए और भी अच्छा लगेगा। भृगु ने जब खाना खाना शुरू किया तो उसका रोम रोम तृप्त हो गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना उसने आज तक नहीं खाया था। उसे यहाँ पर जो घर का एहसास होने लगा था, वो और गहरा हो गया था। इसी बीच शंभू काका ने कहा, बच्चे खाने में बिल्कुल मत शर्माना, भरपेट खाना। जी काका, भृगु ने जवाब दिया। उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर इतना मधुर और शांत वातावरण था कि खाने का स्वाद दोगुना हो गया था। लेकिन इसी बीच शांति को तोड़ती हुई एक आवाज आई। क्या कोई घर में है? ये थोड़ी ऊंची आवाज थी और कुछ दूरी से आ रही थी। शंभू काका ने उठते हुए कहा, तुम दोनों खाना खाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूं, शायद कोई मिलने आया है। शंभू काका ने दरवाजा खोला तो देखा कुछ 4-5 आदमी एक जीप में आए हुए हैं। शंभू काका ने गौर से देखा तो पाया कि ये जगदीश ठाकुर था। शहर की जो दुकान शंभू काका जीवन यापन के लिए चलाते थे, जगदीश उसी का मालिक था। शंभू काका दरवाजे से दौड़कर आंगन तक गए और बोलने लगे, जगदीश भाई, कैसे हैं आप? जगदीश ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे जितना बुढ़ा नहीं हूं काका, मुझे जगदीश ही बोलो। आवाज सुनकर कीर्ति भी दरवाजे पर जा पहुंची। जगदीश ने ऊंची आवाज में कहा, दुकान का किराया कब पहुंचा रहे हो काका? बहुत ज्यादा चढ़ गया है। शंभू काका ने आश्चर्य के साथ कहा, लेकिन दुकान तो मैंने पिछले साल ही खाली कर दी थी। आपके पिताजी को मैं घर जाकर बोलकर भी आया था और तब तक के पूरे किराए का भुगतान भी मैंने उनको कर दिया था। अच्छा, पिताजी ने हमें तो ये बात बताई नहीं। वैसे आपने दुकान क्यों खाली की थी? मेरे घुटनों में काफी दर्द रहने लगा था और आगे के जीवन के लिए मैंने कुछ रुपए जमा कर दिए थे, तो मुझे लगा अब शरीर पर और बोझ डालना ठीक नहीं है। अच्छा, तो काका ऐसा करो, उन जमा किए हुए रुपयों में से कुछ रुपए निकालकर पिछले 1 साल का किराया चुकता कर दो। जगदीश बेटा, मैंने आपको बताया ना कि आपके पिताजी से मैंने दुकान खाली करने की बात कह दी थी। जब आपने ये बात उन्हें बताई तो उनकी तबीयत कैसी थी? इस सवाल पर शंभू काका ने हिचकिचाते हुए कहा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब तो थी। हाँ, तो फिर ये बात आपको मेरी माता जी को भी बतानी थी और मुझे भी इस स्थिति से अवगत कराना चाहिए था। खैर, जो हुआ, अब मुझे साल भर के किराए का भुगतान करो और मामला खत्म करो। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतना पैसा मैं कहां से लाऊं जगदीश बेटा? अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हो सकता है भविष्य में गांव के किसी भी आदमी की मदद हमारा परिवार न करे। जगदीश ने यह बात इतनी ऊंची आवाज में कही कि आसपास भीड़ लग गई। सब लोग दबी आवाज में कुछ न कुछ कहने लगे। किसी ने कहा कि शंभू काका बहुत ही ईमानदार आदमी है, ये जगदीश बेवजह उन्हें परेशान कर रहा है। तो दूसरे आदमी ने उसे टोका कि धीरे धीरे बोलो, अगर तुम्हारी बात जगदीश ने सुन ली तो तुम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। गांव के सभी लोग जानते थे कि यह जगदीश साहूकार के रूप में एक बहुत बड़ा गुंडा है। ये सब देखकर कीर्ति भी शंभू काका के पास जाकर खड़ी हो गई। जगदीश की नजर कीर्ति पर पड़ी तो उसका मन मचल उठा। उसने अपनी गंदी नजरें कीर्ति पर डालते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और भी तो तरीके हैं मेरा कर्ज चुकाने के लिए। जगदीश साहूकार अपने गंदे हाथ कीर्ति के बदन पर फेरने ही वाला था कि तभी काका कीर्ति के सामने आकर खड़े हुए और कहा, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता नहीं कि तुम अपने बाप की औलाद हो।
शंभू काका की इस बात से जगदीश भड़क गया और उसने शंभू काका को उठाकर दूर फेंक दिया। ये सब देखकर कीर्ति की चीख निकल गई। गांव के सभी लोगों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इन गुंडों के मुंह लग सके। गांव के सभी लोग सीधे शरीफ थे और ये सभी छटे हुए बदमाश। कीर्ति रोते हुए शंभू काका के पास पहुंची और पूछने लगी, दादाजी आप ठीक हो? कीर्ति के बालों को खींचते हुए जगदीश ने कहा, तुम्हारे दादाजी को मैं और तकलीफ नहीं दूंगा अगर तुम मेरे साथ चलने को राजी हो जाओ तो। ये सब सुनकर कीर्ति सहम गई और खुद को इस गुंडे से दूर करने लगी। गांव के कुछ मर्द मदद के लिए आगे आना चाह रहे थे, पर वो सभी अपने अपने परिवारों द्वारा रोक लिए गए, क्योंकि कोई भी जगदीश से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। जगदीश ने जहां एक हाथ से कीर्ति की चोटी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से शंभू काका की गर्दन, अपनी सलामती चाहते हो तो अपने गंदे हाथों को हटा लो। अंदर से एक आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि भृगु की थी, जो शोर शराबा सुनकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसे देखकर शंभू काका चिंता के साथ चिल्लाए, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। नहीं काका, मुझे लगता है शायद आप लोगों की मदद के लिए ही भगवान ने मुझे यहां भेजा है। ये कहते कहते भृगु जगदीश के पास आकर खड़ा हो गया। भृगु का ये दबंग रूप देखकर जगदीश ने अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा, इतनी सी उम्र में इतनी अकड़? अभी तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ के बाल भी पूरी तरह से उगे नहीं और तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तुम्हारे पास अच्छा मौका है। यदि तुम घुटनों पर आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी के लिए माफ कर सकता हूं। घुटनों पर तो कौन आने वाला है, ये तो अभी कुछ देर में पता ही चल जाएगा। भृगु को इस तरह से जवाब देते हुए देख गांव वाले चौंक गए। भीड़ में से कोई बोला कि यह पगला गया है, पता नहीं क्यों अपनी मौत बुला रहा है। जगदीश के गुंडे इसकी चटनी बना देंगे और इसका जोश धरा का धरा रह जाएगा। शंभू काका और कीर्ति भी बुरी तरह से तनाव में आ गए थे। जगदीश और भृगु एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। जगदीश ने कहा, बच्चे, लगता है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ऐसा कहते ही जगदीश ने अपनी लात भृगु के सीने पर वार करने के लिए उठाई, लेकिन यह क्या, भृगु ने एक ही झटके में लात को पकड़ा और घुमा दिया। जगदीश पीठ के बल गिर पड़ा। भृगु ने अपने पैर पर अपना पैर रखा और उसके पंजे को मरोड़ दिया। इस असहनीय दर्द से जगदीश की चीख निकल गई। शायद उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। यह दृश्य देखकर जगदीश के गुंडों का कलेजा हलक में आ गया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। जगदीश ने जब अपने गुंडों की तरफ देखा तो मजबूरी में उन गुंडों को भृगु के ऊपर झपटना पड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में भृगु ने उन चारों गुंडों को धूल चटा दी। भृगु जम के गुंडों की पिटाई कर रहा था और गांव वाले इसका भरपूर आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मार पिटाई का कोई तमाशा चल रहा है। गांव वालों ने भृगु को बहुत ही हल्के में ले लिया था। अब जबकि भृगु ने उन सबको गलत साबित किया तो इसमें गांव वालों को ज्यादा खुशी हो रही थी। जगदीश ने दर्द से कराहते हुए कहा, लड़के, तुझमें हिम्मत तो है क्योंकि तूने हम लोगों से दुश्मनी मोल ली है, लेकिन तुझे पता नहीं है हमारे पीछे कौन है। हाँ, मुझे पता नहीं है और ना ही मुझे पता करना है। चलो ऐसा करो, मुझे नाम बता दो, शायद नाम सुनकर मैं कुछ डर जाऊं। इतनी अकड़ में मत रहना, तू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उदयपुर शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूं मैं। भृगु ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, मैंने कभी तेरा नाम नहीं सुना। ठीक है, आज के बाद तू ये नाम कभी नहीं भूल पाएगा। इतने में जगदीश के आदमी ने दूर से आती हुई गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस्ताद आ रहे हैं और इनकी पूरी गैंग भी। वो बहुत सारे आदमी उनके साथ हैं। लगता है वो हमारी मदद के लिए ही आए हैं। जगदीश कुटिल हंसी के साथ बोला, अपनी उल्टी गिनती चालू कर दे लड़के, तेरी किस्मत आज दगा दे गई। फलासिया गांव के सभी लोग बुरी तरह डर गए। उन्हें पता था कि जगदीश के पीछे बहुत से लोगों का हाथ है और आज वो अपनी पूरी ताकत आजमाने वाला था। भृगु में भी दम है, लेकिन 2 मुट्ठियां 20 हाथों का मुकाबला कैसे करेंगी। कुछ ही सेकंड में दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां आकर शंभू काका के मकान के बाहर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही जगदीश लड़खड़ाते हुए उस गाड़ी के पास गया और बोलने लगा, भाई, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहां आएंगे। यही वो लड़का है जिसने मेरी टांग तोड़ दी है। जगदीश ने अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं की थी कि गाड़ी से एक उड़ता हुआ मुक्का उसके सीने पे लगा और वो उछलकर दूर जा गिरा। सब हैरान हो गए, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से हरीश भाई निकले और वो हाथ जोड़कर भृगु के पास आए। भृगु को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
उसे लगा कि ये लोग राज परिवार से संबंध रखते होंगे, इसलिए उसकी मदद के लिए आए हैं। लेकिन हरीश ने भृगु से कहा, सर, परसों रात को आप ही ने मेरी जान बचाई थी ना। मैं तो अपना आभार जताने यहां आया हूं। इस शहर में मेरा हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए, समझो उसका रास्ता सफल हो गया और मैं अब आपका ऋणी हो गया हूं। अच्छा ये बताइए, क्या आप इसी शहर से हैं? भृगु ने जवाब दिया, मैं चाहे कहीं से भी हूं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे आपकी जान नहीं बचानी चाहिए थी। आप एक गुंडे हैं। शांत हो जाइए सर, मैं आपकी नाराजगी का कारण समझता हूं। ये कुछ मूर्ख लोग हैं जो मेरे नीचे काम करते हैं, बस इनको लातों और मुक्कों से ही समझाना पड़ता है। अब हमारा तो काम ही यही है। हरीश ने तुरंत जगदीश की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर कहा, आप कहें सर तो इसके भेजे में अभी के अभी 6 की 6 गोलियां पार कर दूं। जगदीश ने तुरंत भृगु के पैर पकड़ लिए और लगभग रोते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, भाई छोड़ दो। भृगु ने घृणा के साथ अपने पैरों को हटा लिया और कोसते हुए जगदीश से बोला, क्या गरीब और कमजोर लोगों पर ताकत आजमाना तुम्हारी मर्दानगी है? हरीश ने अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले जाओ इसे और अपने अखाड़े और धंधे के कुछ नियम फिर से अच्छी तरह से समझा दो। फिर हरीश ने पलटकर भृगु से कहा, उम्मीद करता हूं अब आप चिंता नहीं करेंगे। आपके रास्ते में आने वाली हर चिंता को मैं खुद हटाऊंगा। आप बस मुझसे हाथ मिलाओ। हरीश ने फिर अपनी आंखें पैनी की और भृगु की तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ और भी आपके लिए लाया हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? हरीश के मन में आखिर भृगु को लेकर कैसे इरादे थे और वो उसके लिए क्या लेकर आया था, जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड।